स्केल यानी मापनी टफ है, हार्ड लगता है, ऐसा सोचते हो कि इसकी ड्राइंग को कभी बना नहीं पाओगे, ऐसा सोचते हो कि इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे ही। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को आपके लिए इजी बनाते हैं। इस स्केल को आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाए। सो हाय गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अनुराग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्केल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को ठीक से नहीं समझा तो आप स्केल में गलती कर जाएंगे और आप उस स्केल को अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे। तो स्केल का सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं निरूपक भिन्न। क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसे आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। आरएफ क्या चीज़ होती है, निरूपक भिन्न क्या चीज़ होती है, या ऐसा कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करता हूँ यह है क्या। वस्तु की ड्राइंग में विमा बटे वस्तु की वास्तविक विमा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप इसको डी लिख सकते हो और इसको ईडी। समझाता हूँ कैसे। मान के चलिए आपने कभी भी कहीं पे भी कोई एक ऐसी ड्राइंग देखी होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ मानचित्र का। आपने देखा होगा दुनिया के इतने बड़े बड़े देश, इतने बड़े बड़े महाद्वीप, द्वीप समूह, महासागर एक छोटे से कागज के पन्ने पर एक व्यवस्थित तरीके से दिखा दिए जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है भाई? इतनी बड़ी दुनिया को आप एक कागज पे कैसे दिखा सकते हो? ये सारा चमत्कार स्केल का है, यानी मापनी का है। वहाँ पे आप क्या चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे कि आप एक चीज़ समझिए। मान के चलिए किसी इंजीनियर से बोला गया कि हमको कोई घर बनाना है, उस घर की ड्राइंग आप हमको दिखाइए। तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक शीट लेते हैं और उस शीट पे उस घर की जितनी सारी रूम्स वगैरह, जो भी उस घर में रूम, फ्लोर और उसका जो सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, उस सारी चीज़ों को एक शीट पर लिख कर अच्छी तरीके से व्यवस्थित करके दिखा देता है। वहाँ पे वो दो चीज़ देखता है। पहली चीज़ डी यानी ड्राइंग डायमेंशन, यानी वस्तु की ड्राइंग में विमा। वो जिस घर को या जिस घर की दीवार को या किस सीढ़ी को, किसी रूम को उस ड्राइंग में जिस शीट पर दिखाने जा रहा है, वो उसकी एक निश्चित विमा मान लेता है उसको। और वस्तु की वास्तविक विमा यानी एडी, इंग्लिश में एक्चुअल डायमेंशन, ये वो विमा या वो लंबाई या वो डिस्टेंस होती है जो एक्चुअल में मांगी गई होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपके पास कोई ये इस तरीके से रूम है, ठीक है, और इसकी जो कितने बाई कितने का समझ लीजिए आप इसको हॉल समझ लीजिए एक, ठीक है। ये आपका ऐसे करीब 10 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर का हॉल समझ रहे हो कितना बड़ा होता है, और 10 बाई 5 का हॉल कितना बड़ा होता है, उसको एक कागज़ के पन्ने पे दर्शाना लगभग नामुमकिन है, ठीक है। लेकिन उसका एक तरीका निकाला गया। अगर मैं इस 10 मीटर को 10 सेंटीमीटर मान लूँ अपने हिसाब से, और 5 मीटर को अगर 5 सेंटीमीटर मान लूँ, तो क्या मैं इस पेज पर इसकी ड्राइंग को नहीं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। क्यों? मैं अपने पास स्केल लूँगा, नॉर्मल स्केल, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल स्केल लूँगा, 10 सेंटीमीटर ऐसे डायमेंशन को नापूंगा और 5 सेंटीमीटर इस तरीके से नापूंगा। तो मैंने उस सेम जो मेरा हॉल जो मुझे बाहर किसी ज़मीन पे बनाना होगा, मैंने उसको अपनी एक शीट पे बना के जो मेरा कस्टमर होगा, जो जिस इंसान ने मुझसे ड्राइंग को मांगा होगा, उसको दिखा सकता हूँ और उसको एक एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि आपका हॉल कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ की डायमेंशन को अगर अपने हिसाब से कांस्टेंट तरीके से छोटा मान लें,
छोटी डायमेंशन में मान लें, तो हम उस जो प्रैक्टिकली जो चीज़ हमको बाहर बनानी है या जो बहुत बड़ी चीज़ है उसको हम कागज़ पे दर्शा सकते हैं। उसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मानचित्र का एक एग्जाम्पल लिया था। वहाँ पे जब दुनिया की इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश होते हैं, द्वीप महासागर होते हैं, उनको एक कागज़ के टुकड़े पर ऐसे ही नहीं दर्शा दिया जाता कि पेंसिल घुमाई और इस तरीके से बना दिया। नहीं, उनका जो आप देखते हो कि भारत देश हमारा जिस तरीके का दिखता है वो एक्चुअली ऐसा ही है, लेकिन उसको फिर छोटे आकार में कैसे दर्शाया गया, उसके लिए एक प्रॉपर डायमेंशन ली गई। उन डायमेंशंस को सही तरीके से जो आपकी वस्तु में ड्राइंग विमा जो आप इसको बोलते हो, जिसको अपने हिसाब से एक छोटी विमा के रूप में मान लिया गया, फिर इसको कागज पर बना के दर्शा दिया गया। सेम उसी तरह से अगर मैं इस एग्जाम्पल में डी और एडी को एक्सप्लेन करूं, तो आपका जो 10 मीटर है ये एडी है, और आपका जो 10 सेंटीमीटर है वो डी है। यानी ये 10 सेंटीमीटर ड्राइंग डायमेंशन है, मैंने ड्राइंग बनाने के लिए डायमेंशन ली थी, ठीक है। और 10 मीटर मेरी एक्चुअल डायमेंशन थी, जो मुझे कहीं बाहर ज़मीन पे ये हॉल बनाना था उसके लिए मैंने ली थी। यानी 10 मीटर मेरी एक्चुअल डायमेंशन और 10 सेंटीमीटर मेरी ड्राइंग डायमेंशन। अंतर किस चीज़ का है? मीटर और सेंटीमीटर का। इसे बोलते हैं RF। अब अगर मैं RF में जो मेरी 10 सेंटीमीटर DD यानी वस्तु में ड्राइंग की विमा थी उसको, और जो हमारी 10 मीटर जो थी वो हमारी एक्चुअल डायमेंशन थी, यानी कि वस्तु की वास्तविक विमा थी, किसी वस्तु की वास्तविक विमा थी, वो ये हमारी सेंटीमीटर में थी और ये हमारी मीटर में थी। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं तो आप समझ तो जाओगे। बस 10 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। मैंने बस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास जो RF आएगी वो 10/1000। मैं इसको और आगे सॉल्व कर सकता हूँ। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 1/100 आ जाएगा। यानी यहाँ से मुझे RF 1/100 मिलती है। यही होती है RF, ठीक है। ये आपकी RF होते हैं। इस तरीके से आप RF को कैलकुलेट करते हो। हर क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि वस्तु हमारी इस डायमेंशन की, यानी वस्तु हमारी इतने मीटर इतने सेंटीमीटर की है और आपको जो है इतने सेंटीमीटर या इतने मीटर में उसे बनाना है। आपको बस RF के इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, DD/AD। इसमें उन दोनों डायमेंशन को पुट करना है और RF को कैलकुलेट कर लेना है। इस फॉर्मूले को याद करने में काफ़ी लोगों को दिक्कतें होती हैं, उसकी ट्रिक भी हमारे पास है। आप इसको कुछ इस तरीके से याद करें, ठीक है। इस तरीके से ना करें, ये काफ़ी लंबा है। अगर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, DD/AD। इसकी क्या ट्रिक है, ट्रिक भी समझा देता है, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताई जाती हैं, टिप्स भी दी जाती हैं, जिसकी सहायता से आप अपने एग्जाम को, अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो भाई साहब। DD और AD आप अगर अपनी बॉडी पे इसको इम्प्लीमेंट करो तो DD को आप ऐसा समझ सकते हो दाढ़ी, AD का मतलब एडी, पैर वाली एडी। अब आपकी बॉडी पे दाढ़ी ऊपर होती है या एडी ऊपर होती है? आप बोलोगे दाढ़ी ऊपर होती है, यानी दाढ़ी बटे एडी। शरीर में ऊपर की तरफ जो चीज़ है वो ऊपर, और शरीर में जो नीचे की तरफ चीज़ है वो नीचे, यानी दाढ़ी अपॉन एडी, दाढ़ी अपॉन में एडी। मेरे साथ बोलिए, दाढ़ी अपॉन में एडी, दाढ़ी अपॉन में एडी। याद हो गया? RF बराबर दाढ़ी अपॉन में एडी, मतलब DD अपॉन में एडी, मतलब ड्राइंग डायमेंशन अपॉन में एक्चुअल डायमेंशन, मतलब वस्तु की ड्राइंग में विमा अपॉन में वस्तु की वास्तविक विमा। याद हो गया? आई होप आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। इस तरीके की काफ़ी सारी ट्रिक्स आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्केल कितने तरीके की होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्केल, तो अब इसके बारे में समझते हैं कि स्केल कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम जिन प्रकारों की बात करने वाले हैं कि जो आपके स्केल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, RF के आधार पे बात करेंगे हम कि RF के आधार पर मापनी
ठीक है। पहली होती है आपकी फर्स्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुकारक मापनी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल क्या होती है इसको समझते हैं। यहाँ मैंने आपको आरएफ बताई, आपने आरएफ में क्या चीज़ समझी कि ऊपर डीडी है नीचे एडी है, यानी ऊपर की जो डायमेंशन होगी वो छोटी होगी, नीचे की डायमेंशन बड़ी होगी। भाई यही तो समझा हमने किसी हॉल के एग्जांपल से। क्या समझा था हमने? उसकी इतनी बड़ी डायमेंशन को इतनी छोटी डायमेंशन में कन्वर्ट करके आरएफ को निकाल लिया, यानी 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 मीटर नीचे। इस तरीके से तो 1/100 आई थी हमारी, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। उसी तरह लघुकारक मापनी का मतलब होता है यहाँ पे जो आपकी जो आरएफ होती है वो लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होती है। मतलब 1/10 हो सकती है, 1/20 हो सकती है, 1/50 हो सकती है, 1/100 हो सकती है। कहने का मतलब है एक से छोटी होगी। आप यहाँ पे 1/5 कर सकते हो, मतलब एक से छोटी आनी है आरएफ से, मतलब आरएफ की जो वैल्यू होगी वो एक से छोटी होगी। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। सेकंड पॉइंट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं वृद्धि कारक, वृद्धि कारक मापनी। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग और इसका एक नाम और होता है एनलार्जिंग, एनलार्जिंग स्केल। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपकी जो आरएफ होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब यहाँ पे आप जो स्केल का यूज करते हैं वो आपकी वस्तु को बड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको कहीं मिल सकता है ये 10/1, 20/1, 50/1 या 100/1, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो 20/5। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि 1/10, नीचे 1 ही हो, नीचे की डायमेंशन छोटी होगी, ऊपर की डायमेंशन से जो भी वैल्यू आएगी एक से बड़ी आएगी। आप इन सब में डिवाइड करें, देखो 1 में 10 में 1 का डिवाइड करोगे 10 आएगा, उसी तरह से 20 में 1 का डिवाइड करोगे 20 आएगा, 50 में 1 का डिवाइड करोगे 50 आएगा। उसी तरह से सेम प्रोसेस भाई 100 में 1 का डिवाइड करोगे 100 आएगा। अब 20 में 5 का डिवाइड करोगे 4 आएगा। एक से बड़ा है छोटा है? एक से बड़ा है, ठीक है। सॉरी आपको थोड़ा दिखाने होगा, ठीक है, समझे होंगे आप यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है आरएफ एक से बड़ी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है इसमें, तीसरा पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं पूर्ण मापनी, पूर्ण मापनी इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में इसका एक नाम होता है फुल साइज, फुल साइज स्केल। फुल साइज जो स्केल होती है वो एकदम मस्त होती है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मतलब उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं, उसके लिए सारी चीज़ें एक बराबर। यानी यहाँ पे आपकी जो आरएफ होती है वो 1 होती है, आरएफ 1, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डीडी बड़ी है, एडी बड़ी है, दाढ़ी बड़ी है तुम्हारी या एडी बड़ी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर है, इसको बस 1 ला के दे दो। जस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हो, 10/10 हो गया, 50/50 हो गया, 100/100 हो गया, इस टाइप की स्केल। मतलब यहाँ पे ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी डीडी है और ये आपकी एडी है, मतलब ड्राइंग डायमेंशन अपॉन में एक्चुअल डायमेंशन में ये बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि इनका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे लघुकारक मापनी, इसका यूज़ हम अपने इस सिलेबस में करेंगे। लघुकारक मापनी जो है वो आप इस सिलेबस में पढ़ोगे। अभी आपने जो यहाँ पे निरूपक भिन्न निकाली थी, देखो एक से दिखाता हूँ, 1/100 आपने अभी कैलकुलेट की थी। ये क्या है, इसमें ड्राइंग डायमेंशन है डीडी एक से छोटी है, सॉरी एडी से छोटी है, मतलब इसमें जो आरएफ आ रहा है वो एक से छोटा आ रहा है ना। देखिए अब 1 में 100 का डिवाइड करोगे, एक से कम आएगा ना, वैल्यू एक से कम आएगी, इसका मतलब लघुकारक मापनी यानी कि रिड्यूसिंग स्केल है ये। वृद्धिकारक मापनी, इसे क्या मतलब है, ऐसी मापनी जो कि किसी छोटी वस्तु को किसी बड़े आकार में बना के दर्शाते। जैसे अब मान के चलो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कौन सा एग्जांपल आपके लिए परफेक्ट रहेगा। जैसे मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक पर्पज, आपने जैसे आपने कभी मोबाइल को अंदर से खोल के देखा हो, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेट लगी होती है। उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेट में काफ़ी छोटे छोटे प्रोडक्ट, छोटी छोटी चीज़ें लगी होती हैं, जैसे कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं और जो डायोड होते हैं,
ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें जिसको आप लगी होती हैं, जैसे आप एसी बोलते हो जिसको, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ठीक है। अब आप उसको अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, मतलब देख लेते हो, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आपसे बोला जाए कि पेज पे आप उसकी ड्राइंग बना के दिखाओ, तो क्या आप बना दोगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। उसकी हर डायमेंशन को उस जगह मेजर करना ईजी नहीं होता। तो हम वृद्धिकारक मापनी यानी कि इंक्रीजिंग और एनलार्जिंग स्केल इसका यूज़ करते हैं। मतलब उसकी जो डायमेंशन, मान के चलिए एक्चुअल डायमेंशन ये क्या है, ये आपकी एक्चुअल डायमेंशन ही तो है AD। ये आपकी ड्राइंग डायमेंशन, वस्तु में जो आप विमा मानते हो वो DD, और जो आप वास्तविक विमा होते हो वो AD। भाई इसकी वास्तविक विमा A थी, सॉरी 1 थी, लेकिन जब इसकी विमा 1 थी तो हम इसको नहीं देख पा रहे थे। विमा यानी डायमेंशन, जब इसकी डायमेंशन 1 थी हम इसको देख नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे 10 हुई हम समझ गए। विमा विमा या डायमेंशन से मेरा क्या मतलब है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये लंबाई चौड़ाई, इसको डायमेंशन या विमा बोल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा पूर्ण मापनी। आपको दिख रहा होगा पूर्ण मापनी, ऐसे फुल साइज स्केल। इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके लिए भाड़ में जाओ कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है इस मापनी को। ये बस बोलता है मुझे RF 1 दे दो। आपकी ड्राइंग डायमेंशन 10 हो, ये ड्राइंग डायमेंशन आपकी 10 हो या एक्चुअल डायमेंशन 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 50 है, ये 50 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको 1 ला के दे दो। ये बोलता है अगर आप एक मापनी में बात कर रहे हो तो उसके लिए DD AD सेम होनी चाहिए। जैसे आप किसी एक ऐसी चीज़ की बात करो जिसको आप अपनी ड्राइंग पेज पर या ड्राइंग शीट पर एक्चुअली बना सकते हो। जैसे आपसे बोला जाए, कोई आपको ईंट दे दी जाए, सिंपल ईंट जो आपने अपने घर के आसपास देखी होगी, क्या आप उस ईंट को अपनी ड्राइंग शीट पर नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि उसकी डायमेंशन इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होती कि आपको दिखे ना। वो उसकी डायमेंशन काफ़ी अच्छी होती है, आप उसको इजीली समझ सकते हो, इजीली उसको किसी और अपनी ड्राइंग शीट पर बना सकते हो। तो ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ स्केल, यानी मापनी के प्रकार। मापनियाँ कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, हमने अच्छे तरीके से समझा। तो अभी हमने टाइप्स ऑफ स्केल समझे जो RF के आधार पे थे, लेकिन अभी कुछ और मापनियाँ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, या आप जिनको अपने आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, तो उसका एक इंट्रो देना भी यहाँ ज़रूरी है। चलिए तो उन स्केल्स को हम जल्दी से समझ लेते हैं। पहली स्केल होती है हमारी सरल, या इसको साधारण भी बोल देते हैं, मापनी। सरल या साधारण मापनी, जिसे इंग्लिश में आप लोग सिंपल या साधारण, इसको आप प्लेन स्केल बोल देते हैं। देखिए ये सब इनके नाम हैं, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर ये याद रहती हैं काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, इस स्केल को आप अपने सिलेबस में सीखेंगे। ये सिंपल स्केल होती है। इस स्केल में आप इकाई व दहाई 2 अंकों तक नाप सकते हैं, 2 अंकों तक डायमेंशन को नाप सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे बोला जाए कि किसी डायमेंशन को आप 9 मतलब मैक्सिमम 99 पॉइंट समझ लीजिए, आप इस चीज़ को 99 तक नाप सकते हैं। अब भले ही वो 99 सेंटीमीटर है, 99 मीटर है, या 99 किलोमीटर है, वहाँ तक ये इसको आसानी से नाप सकती है, इजीली मेज़र कर सकती है। दूसरी जो हमारी मापनी आती है, इसको हम बोलते हैं विकर्ण मापनी। विकर्ण मापनी, विकर्ण मापनी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल स्केल। एग्जाम पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विकर्ण मापनी। आप इस पे इंपॉर्टेंट का साइन ज़रूर लगा लीजिएगा, ज़रूरी है ये विकर्ण मापनी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे लेक्चर्स में आपको ज़रूर समझाऊंगा इस विकर्ण मापनी को। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, सॉरी इसके बारे में पहले समझा देता हूँ विकर्ण मापनी क्या होती है। आपकी जो डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी होती है, इसमें आप इकाई, दहाई व सैकड़ा 3 अंकों तक नाप सकते हो। जैसे आपसे बोला जाए, या आपको जस्ट एग्जाम्पल समझाया दो, 99 और उसके पीछे एक 9 और जोड़ दो बस, यानी 999 तक ये नाप सकती है। चाहे उसके पीछे आप सेंटीमीटर लगा दो, चाहे मीटर लगा दो, चाहे किलोमीटर लगा दो, यानी कि 3 अंकों तक ही नाप सकती है ये, ठीक है। इसको कैसे मेजर करते हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे बनाई जाती है, आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं। आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखते रहे। थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है, जिसको बोलते हैं जीवा मापनी। जीवा मापनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं चॉर्ड स्केल। चॉर्ड स्केल, नाम काफ़ी बेहतरीन है ना, जानता हूँ। जो आपकी फोर्थ जो स्केल होता है उसे बोलते हैं वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी,
वर्नियर स्केल। जो फिफ्थ होता है आपका उसे बोलते हैं सममितीय मापनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। एंड सिक्स पॉइंट जो आपका आता है इसको हम बोलते हैं तुलनात्मक मापनी। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाता हूँ ताकि चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ओके। अब ज़रा समझते हैं आपके सिलेबस में या आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो 3 स्केल पढ़नी है। फर्स्ट पॉइंट है आपका जो सरल या साधारण मापनी है ये आपको पढ़नी है। दूसरी विकर्ण मापनी पढ़नी है। तीसरी आपको सममितीय मापनी पढ़नी है। ये 3 मापनियां आपके सिलेबस में है और आपको केवल इन्हीं मापनियों को पढ़ना है। जो जीवा मापनी है, जो वर्नियर मापनी है और जो तुलनात्मक मापनी है, ये मापनी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इन पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो थी हमारी मापनियां। देखो ये मैं बता देता हूँ किस तरीके से पूछा जाता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि उन मापनियों का प्रकार समझाइए या कुछ इंपॉर्टेंट मापनियों के नाम बताइए। देखो जो अगर डेफिनेशन वो पूछेगा तो एक तो आपसे सिंपल मापनी की और एक विकर्ण मापनी की, इस मापनियों की 2 मापनियों की आपसे डेफिनेशन पूछता है वो। ठीक है, इन मापनियों को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, वहाँ पे इनकी डेफिनेशन को मैं क्लियरली आपको सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी। देखिए आप जिस वीडियो में इन जो मेरे नोट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए कीजिए और उसके बाद उसको अपनी फेयर में जाके लिख लिया कीजिए ताकि वो आपको एग्जाम टाइम पे काफ़ी अच्छे से याद आए। केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको घर पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापनियाँ। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपकी स्केल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि जो आपको स्केल में डायमेंशंस को शो करना पड़ेगा। आपकी जो स्केल होगी जहां आपको बताया जाएगा कि इतने किलोमीटर को या इतने हेक्टोमीटर को या इतने डेकामीटर को या इतने हेक्टेयर को अपनी स्केल की सहायता से ड्राइंग पेज पे या ड्राइंग शीट पे एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। उसको आप तभी बना सकते हो जब आपको ये पॉइंट्स ज़रूरी हो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ज़रूर याद करनी है। अगर आपने ये चीज़ याद नहीं की, आप स्केल को नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे और ना ही उस ड्राइंग को बना पाओगे। तो इसको कैसे याद करना है, उन सारे पॉइंट्स को भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1 एयर बराबर 1000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, या दूसरा पॉइंट होता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रफल से रिलेटेड है, क्षेत्रफल से। ठीक है, या आप इसको जैसे इंग्लिश वालों के लिए लिख देता हूँ, एरिया से रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये जगह जगह पर आपकी दूरी से भी बिलोंग कर सकती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, ये आपकी दूरी से, आपके क्षेत्रफल से, किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकती हैं। ये बेसिक यूनिट है, ये एकदम मूल इकाइयाँ टाइप समझ सकते हो आप इनको। स्केल बनाने के लिए मूल इकाइयाँ हैं ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखाया गया कि 1 किलो बराबर 10 हेक्टो, 1 हेक्टो बराबर 10 डेका, या 1 डेका बराबर 10 मीटर, या 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और 1 डेसी बराबर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसको याद करने की एक ट्रिक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है जो आपको केवल और केवल यही मिल जाएगी। तो उस ट्रिक को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं इन चीज़ को लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा।
देखिए ये ट्रिक है, किस तरीके से लगेगी वो समझा देता हूँ आपको। इसको कुछ इस तरीके से याद करना है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ये दोनों मीटर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने डबल लिख दिया, इसको डबल लिखा गया है क्योंकि ये ट्रिक में आता है, ठीक है। आप इसको मेरे साथ रिवाइज कीजिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, दोबारा किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करें और देखिए क्या ट्रिक होती है, यानी 1 किलो बराबर 10 हेक्टो, 10 हेक्टो बराबर 100 डेका, 100 डेका बराबर मीटर, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एक जीरो बढ़ता जाएगा, समझे। आप इसको राइमिंग बना के इसको याद कर सकते हैं, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, इस तरीके से आप इसको याद करोगे और किलो से स्टार्ट करोगे 1 से, 1 किलो के बाद हेक्टो आ रहा है तो 1 में एक जीरो ऐड हो गया, डेका आप जो लिख रहे हो वो तीसरे पॉइंट पे आ रहा है और वहाँ पे एक के बाद में फिर एक जीरो बढ़ेगा, फिर मीटर आ रहा है उसमें एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। फिर मीटर से हमने दोबारा स्टार्ट किया है तो यहाँ हमने 1 मान लिया, फिर यहाँ पे फिर एक जीरो बढ़ा दिया डेसी के लिए, फिर सेंटी पे पहुंचे फिर आगे एक जीरो बढ़ा दिया, मिली पे पहुंचे फिर एक जीरो बढ़ा दिया। तो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको एक एक मीटर बढ़ा, एक एक जीरो बढ़ाते जाओगे जाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइटनिंग की वजह से आपको कुछ, अब देखिए क्लियर दिख रहा होगा, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ये इसकी बेसिक ट्रिक थी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि स्केल को किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी स्केल बनाने के लिए। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो प्योरली ड्राइंग से रिलेटेड होने वाला है, आप उसमें केवल और केवल ड्राइंग सीखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, इस वीडियो में मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है। सो आज आपको क्या करना है, आपको इन सारे पॉइंट्स को याद, अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को याद करना है अच्छे तरीके से, एकदम इसको रट लेना है जो आपके दिमाग में फिट हो जाए, खासकर ये पॉइंट्स, ये जो यहाँ पे मैंने ट्रिक समझाई है या जहाँ पे ये जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु करके आपको ये सारे डायमेंशन को समझाया है कि 1 किलो बराबर 10 हेक्टो या 1 हेक्टो बराबर 10 डेका, इस तरीके से सारी चीज़ समझाई, ये आपको याद करनी है। अगर आप इनको याद नहीं करोगे आपके समझ में नहीं आएगा। आपको इसके लिए मैंने यहाँ ट्रिक भी समझाई है, आप इस ट्रिक का भी यूज़ करके से याद कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर सकते हो। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।